हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हमारे JAIB MCQ सीरीज में। तो हम लोगों ने अपनी आज से MCQ सीरीज स्टार्ट कर दी है, यानी PPB की MCQ सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मॉड्यूल डी को कवर करेंगे, फिर सी को कवर करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल अपने ए और बी को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे आज हम लोग मॉड्यूल डी की। मॉड्यूल डी में आज हम लोग क्लास 1 पढ़ेंगे, पीपीबी पेपर 2। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। और मेरा नाम है अरविंद सर, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे JAIB CAIB बाय अरविंद सर टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, जहां पे आपके कोई भी डाउट है पीपीबी के रिगार्डिंग आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ABC कॉर्पोरेशन इज अ लार्ज बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट नोन फॉर इट्स डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो एक ABC कॉर्पोरेशन है जो कि बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये फेमस है अपने डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। रिसेंट देयर हैज बीन रिपोर्ट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में इन्होंने कुछ अनएथिकल जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही थी, प्रैक्टिसेस परफॉर्म हो रही थी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आइडेंटिफाई किया, इंक्लूडिंग इंस्टेंसेस ऑफ ब्रेवरी एंड मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी रिश्वतखोरी भी इन्होंने पकड़ी है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ भी क्या किया गया है, मैनिपुलेशन किया गया है। अ कंपनीज रेपुटेशन इज एट स्टेक। अब कंपनी की जो साख है वो दांव पे लग गई है। एंड स्टेक होल्डर्स आर कंसर्न अबाउट द इंपैक्ट ऑफ कंपनीज गुडविल एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर भी चिंता आ गई कि कंपनी की जो गुडविल है वो खराब हो रही है, लॉन्ग टर्म सक्सेस भी खराब हो रहा है। So what is the potential consequences of unethical practice within ABC Corporation as described in the case study? अब यहां पे आपको बताना है कि कौन सा अनएथिकल प्रैक्टिस यहां पे जिम्मेदार है ABC कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। तो यहां से तो कोई ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा, ट्रस्ट खत्म होगा। ठीक है, इनहेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस हमारी कम हो रही या गुडविल कम हो रही, चिंता का विषय है। डैमेज द डैमेज टू रेपुटेशन एंड गुडविल, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप। देखो, आपका जो पहला, दूसरा और जो डी, ए बी और डी, ये आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट यहां पे हमारा नेगेटिव चल रहा। और नेगेटिव क्या चल रहा कि हमारी जो रेपुटेशन है, गुडविल है, या ये सब जो एथिकल प्रोस्पेक्ट के ऊपर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं नुकसान हमें होगा और जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, डैमेज टू रेपुटेशन एंड गुडविल। इससे क्या हो रहा है कि जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंच रहा है और गुडविल को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। So in case study highlights ABC corporation is facing unethical practice which can lead to damage to company's reputation and goodwill. So unethical practices can erode trust among stakeholders. जब unethical practice किसी भी organization में चलती है तो वो कहीं ना कहीं जो भी stakeholders का trust है वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है, and have a negative impact on the organization long term success, जो कि एक निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव डालता है ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू द मिथ 2, तो मैंने आपको, जब आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ी होंगी है ना, या आपने हमारे फाउंडेशन कोर्स को पढ़ा होगा, तो वहां पे मैंने मिथ पढ़ा है आपको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मिथ 2, व्हाट डू सम ऑर्गेनाइजेशन बिलीव अबाउट एथिकल ट्रेनिंग। तो वहां पे जो मिथ 2 है वहां पे क्या कहा गया है कि एम्प्लॉइज की अगर हम बात करें तो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्या लिखा है कि उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, दे आर ऑलरेडी एथिकल। ठीक, ये कहा गया मिथ 2 में, जबकि ये गलत है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग, एथिकल ट्रेनिंग नहीं कराएंगे अपने एम्प्लॉइज को, तो जब एथिकल डिलीमा आते हैं तो वहां पे निर्णय लेना, डिसीजन लेना कठिन हो जाता है। क्योंकि जब एथिकल, कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलीमा आते हैं तो हमें सही और कम सही के बीच में डिफरेंस, या ज़्यादा सही के बीच में डिफरेंस करना होता है। वहीं गलत और कम गलत, है ना, या ज़्यादा गलत के बीच में हमें डिफरेंस करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा एम्प्लॉयज को एथिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाने चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू मिथ 2, व्हाट डू सम ऑर्गेनाइजेशन बिलीव अबाउट एथिकल ट्रेनिंग। तो इन्होंने पहला कहा इट इज अननेसेसरी, देयर पीपल डू नॉट नीड इट, इट इज एसेंशियल फॉर ऑल एम्प्लॉय और नन ऑफ द अबव।
तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या कहा था कि दे आर ऑलरेडी नोन एथिकल प्रैक्टिसेस, तो देयर इज नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, ये मिथ 2 में कहा गया। तो यहां पे हमारा जो आंसर होना चाहिए वो बी हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो देयर पीपल डू नॉट नीड इट। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, मिथ 2 हमसे कहा गया है, मिथ 2 में हमसे क्या कहा गया है, मिथ 2 में हमसे कहा गया है मैनी ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव दैट देयर पीपल आर ऑलरेडी एथिकल। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का विश्वास है कि उनके जो लोग होते हैं ऑलरेडी वो एथिकल होते हैं और डू नॉट नीड टू बी ट्रेंड, उनको ट्रेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब रियलिटी क्या है? इन रियलिटी व्हेन फेस विद कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलीमा, मैंने क्या बताया कि नॉर्मल बात में तो ठीक है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलीमा आता है तो मैनेजर्स ऑफन फाइंड इट हार्ड टू रिजॉल्व देम, तब जो मैनेजर्स होते हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है कि उसको रिजॉल्व कर पाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स चैलेंज इक्वली लॉजिकल चॉइस एंड हेल्प इन नेविगेटिंग ग्रे एरियाज। ठीक है, डन है। चलो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? देखो एथिक्स के क्वेश्चन की जो भाषा होगी वो बड़ी बड़ी होगी, बट आंसर बहुत इजी होते हैं। अगर आपने चैप्टर्स को ध्यान में पढ़ा है, ध्यान से देखा है, तो आप आराम से उनके आंसर दे पाओगे। आप रट के भी आंसर नहीं दे पाओगे, आपको अपने नॉलेज के आधार पे ही आंसर देना पड़ेगा, सोच समझ के। देखो जैसे एबीसी बैंक इज नोन फॉर इट्स कमिटमेंट टू एथिकल प्रैक्टिस। एक कोई बैंक है एबीसी जो कि अपने एथिकल कमिटमेंट के लिए फेमस है, एंड ट्रांसपेरेंसी इन इट्स ऑपरेशन, और अपने ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी के लिए फेमस है। द बैंक एम्प्लॉइज आर वेल ट्रेन्ड एंड इनकरेज टू मेक डिसीजन दैट अलाइन विद द हाईएस्ट मोरल स्टैंडर्ड्स। तो जो इस बैंक के एम्प्लॉइज हैं वो वेल ट्रेन्ड हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को प्रोत्साहित किया जाता है कि जो उनका डिसीजन है वो हाईएस्ट मोरल स्टैंडर्ड्स के आधार पर लिया जाता है। Recently, the bank's management discovered that few employees were involved in fraudulent activities. अब हाल ही में जो मैनेजमेंट है उसने क्या पाया कि कुछ एम्प्लॉय फ्रॉड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। टू इन्फ्लेट देयर सेल टारगेट, वो अपने सेल टारगेट को इन्फ्लेट कर रहे हैं जिससे कि उनको बोनस या इंसेंटिव मिल सके। सो विच एथिकल प्रिंसिपल इज मोस्ट लाइकली बीइंग वायलेटेड बाय द एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखो ओपननेस का मतलब क्या है? ओपननेस का मतलब है कि जो जैसा है वो उसको आप वैसे ही बताओ, आप ज्यादा मतलब सही जानकारी दो। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक, और रेपुटेशन और गुडविल। तो यहां पे देखो जो फाइट होगी वो किसके बीच में होगी? यहां पे जो मामला फंसेगा वो फंसेगा किसके बीच में? डिग्निटी के बीच में। यहां पे जो एम्प्लॉइज हैं जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज करता है ऐसे डिसीजन को जो हायर मोरल स्टैंडर्ड्स पे फॉलो हो। यानी कंप्लायंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कंप्लायंस कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन तवज्जो देता है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा बी, डिग्निटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिग्निटी इज द करेक्ट आंसर। देखिए employee involved in fraud activities are likely to violate the ethical principles of dignity as they are engaging in dishonest action that undermine the value of honesty and respect for others। तो यहां पे ऑनेस्टी और दूसरे की जो रिस्पेक्ट है उसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिग्निटी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? The global financial crisis of 2007-2008 was triggered by the unethical practice such as lending to subprime borrowers। अब देखो सबप्राइम बोरोवर्स एक्चुअली जो 2007 और 8 में क्राइसिस आए थे, पहले समझ लीजिए 2007 और 8 में जो क्राइसिस आए थे उसे नाम दिया गया था सब प्राइम क्राइसिस। क्या कहा गया था? सब प्राइम क्राइसिस। ठीक है, सब प्राइम क्राइसिस। अब सब प्राइम क्राइसिस में हुआ क्या था कि जो बैंक्स ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो लोन दिया है ना, लोन दिया, वहां पे उन्होंने क्या किया कि जो भी मतलब क्रेडिट वर्दीनेस या जो भी रेटिंग प्रोवाइड करनी थी वो सही रेटिंग प्रोवाइड नहीं की बोरोवर की। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो जैसे हमारे यहाँ जब लोन दिया जाता है तो आपने देखा होगा कि वहां पे टाइम ज्यादा दिया जाता है और इंटरेस्ट क्या होता है? अपने यहाँ कम होता है। ठीक, सब प्राइम लोन में क्या हुआ? सब प्राइम लोन में क्या हुआ कि उन्हें क्या लगा कि हमें पैसा मिल जाएगा, तो उन्होंने टाइम कम दिया और इंटरेस्ट क्या रख दिया? ज्यादा, और रेटिंग सही से की नहीं, रेटिंग सही से की नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? 22 रेटिंग हुई, 22 रेटिंग हुई। ठीक है, BAIS 22 रेटिंग हुई। ठीक है, अब 22 रेटिंग हुई जिससे क्या हुआ? ये लोन डिफॉल्ट हो गए। ये लोन क्या होगा? डिफॉल्ट।
और जब डिफॉल्ट हो गए तो ये क्या थे, मॉर्गेज बैक लोन थे। कैसे थे, मॉर्गेज बैक लोन थे। अब जब सब डिफॉल्ट हो गए तो सब मॉर्गेज एकदम खरीदने बेचने वाला भी तो होना चाहिए। तो इससे क्या आ गया, सब प्राइम क्राइसिस आ गया। कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक है, यूएसए में। तो वही कहा था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8 वाज ट्रिगर्ड बाय द अनएथिकल प्रैक्टिस सच एज लेंडिंग टू सब प्राइम बोरोवर। सब प्राइम बोरोवर को लेंडिंग कर दी गई विदाउट कंसिडरिंग देयर क्रेडिट वर्दीनेस। उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को कंसीडर ही नहीं किया गया। तो व्हाट रोल डिड टॉप रेटिंग एजेंसीज प्ले इन द क्राइसिस? तो दे एक्यूरेट रेट रिस्की मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। अगर इनने एक्यूरेट रेट किया होता तो गड़बड़ होती ही नहीं। दे प्रोटाइज एथिकल प्रैक्टिस। अगर इन्होंने एथिकल प्रैक्टिस की होती तो भी गड़बड़ नहीं होता। दे प्रोवाइड जेन्युइन रेटिंग। अगर जेन्युइन रेटिंग होती तो फिर क्यों फंसते। दे गेव बायस्ड रेटिंग दैट कंट्रीब्यूट टू द क्राइसिस। इन्होंने 22 रेटिंग कर दी। बायस्ड यानी पक्षपातपूर्ण, ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे क्राइसिस देखने को मिले। ठीक है, डन है। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस टॉप रेटिंग एजेंसीज प्लेड अ रोल बाय गिविंग बायस्ड रेटिंग टू रिस्क मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। तो बायस स्टेम्ड for conflict of interest and contribute to the crisis by misrepresenting the actual risk associated with these securities। तो जो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में लोन हुआ था, जो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड किया गया था, है ना, बैंक ने जो प्रोवाइड किया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, उसको सही रेटिंग प्रोवाइड नहीं की गई। और जब रेटिंग ही कैसी हो गई, बायस्ड हो गई दोस्तों, कैसी हो गई, बायस्ड हो गई, तब फिर वहां पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही एक रीजन था यहाँ पे। ठीक है, नाउ फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एनरॉन क्राइसिस हाईलाइट द क्या लिखा, डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ पुअर मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी एंड अग्रेसिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो व्हाट शुड ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज टू प्रिवेंट सच क्राइसिस? अब देखो, एनरॉन क्राइसिस आपने पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, टॉप फॉर्च्यून कंपनीज में इनको रखा जाता था। लेकिन जो मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी है या जल्दी आगे बढ़ने की बात है, उसमें क्या हुआ, कुछ गड़बड़ियाँ हुई और इसको रिवील कर दिया एक टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ने। अब जब रिवील किया तो इनकी स्थिति नाजुक हुई। साथ ही साथ ये गैस और इन सब की कोर का बिजनेस था और ये कहाँ जाने लगे, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह की तरफ जाने लगे। तो उससे क्या हुआ कि इनका जो क्राइसिस जब इनके पास आया, जब रिवील हुआ, तो इनका जो $90 का शेयर था वो जीरो पे आ गया, नील। ठीक, तो वही ये कहानी अगर आपने पढ़ी उसमें। तो अब इनका कहना है कि ऐसे क्राइसिस से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन में। सेंट्रलाइज अथॉरिटी अमंग टॉप एग्जीक्यूटिव्स। अब देखो, टॉप एग्जीक्यूटिव को ही पूरी पावर दे दोगे, ये एरर था उसका। ठीक, तो वो अपने मनमानी चलेंगे, तो कभी भी पावर सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। रैपिड डाइवर्सिफिकेशन टू नॉन कोर बिजनेस। अब देखो आप, नॉन कोर बिजनेस, उनका कोर बिजनेस था गैस पाइपलाइन, और ये टेलीकम्युनिकेशन में जा रहे थे, तो वो कहाँ पे पहुंच रहे थे, तुरंत अपने आप को चेंज कर रहे थे नॉन कोर बिजनेस में। तो ये भी एक एरर था। अब इनको करना क्या चाहिए था, इनको करना चाहिए था बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग बुनियाद होनी चाहिए थी एथिक्स की और ट्रांसपेरेंसी की। तो यहाँ पे ये एरर नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया। चौथा ऑप्शन है रिलाइंग ऑन स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तो बैंक का काम है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या है, उन्होंने पूछा एनरॉन क्राइसिस हाईलाइटेड द डिटरमेंटल इफेक्ट ऑफ पुअर मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। यानी जो क्राइसिस है वो पुअर मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी और अग्रेसिव बिजनेस प्रैक्टिस की वजह से आए हैं। तो व्हाट शुड ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज टू प्रिवेंट सच क्राइसिस? ऑर्गेनाइजेशन को किन चीजों पे फोकस करना चाहिए था जिससे ये क्राइसिस ना आए? तो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर एथिकल फाउंडेशन और ट्रांसपेरेंसी बनी होती तो ऐसी क्राइसिस नहीं होती। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सी। तो टू प्रिवेंट क्राइसिस सिमिलर टू एनरॉन सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रायोरिटाइज बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन एंड maintain transparency. So these include ethical business practice, proper governance, transparency in financial reporting, and creating a culture of accountability. These measures help prevent unethical practice and maintain the integrity of the organization's operation. ठीक है, इन द सत्यम स्कैंडल, सत्यम का भी एक केस दिया गया है। इट वॉज रिवील्ड, क्या पता चला, टॉप मैनेजमेंट एक्टिविटी सपोर्टेड अनएथिकल प्रैक्टिस। जो टॉप मैनेजमेंट
था उसने कहीं ना कहीं सत्यम के जो मालिक थे उनको अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए सपोर्ट किया। सच एस डाइवर्टिंग फंड, उन्होंने फंड डाइवर्ट किया, और इन्फ्लेटिंग रेवेन्यू, उन्होंने अपने आंकड़े बढ़ा चढ़ा के दिखाए। व्हाट लेसन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द सिनेरियो टू इंश्योर एथिकल कंडक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिली? रिलाय सोनली ऑन इंटरनल कंट्रोल फॉर डिटेक्टिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आपको पूरी तरह से इंटरनल कंट्रोल पे ही विश्वास करना चाहिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस को पकड़ने के लिए। तो कैसे आप पकड़ पाओगे? इंटरनल कंट्रोल ही तो मिला हुआ था, अगर टॉप मैनेजमेंट नहीं मिला होता तो गड़बड़ नहीं होती, तो पहला तो गलत हो गया। प्लेस कंप्लीट ट्रस्ट इन द टॉप मैनेजमेंट डिसीजन, पूरा विश्वास अगर टॉप मैनेजमेंट डिसीजन पे था तो फिर ये एरर तो करवाई दिया ना उनने। इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ऑडिटर, ये हो सकता है एक आंसर, ठीक। इनकरेज अग्रेसिव बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉर रैपिड ग्रोथ, ये भी गलत है। आपका आंसर होगा सी फिर से सही। क्यों? क्योंकि जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ऑडिटर्स होते हैं ये आप इनका कंट्रोल होना चाहिए और ये पूरे सिस्टम को देखते हैं। तो अगर इनकी नज़र सही है और ये सही से काम कर रहे हैं तो ऐसे एरर देखने को नहीं मिल सकते। तो आपको इंप्लीमेंट करना होता है स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट बाय, ओवरसाइट यानी पूरा देख रेख, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, इसीलिए इनको रखा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सत्यम स्कैंडल अंडर स्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। So independent directors and auditors play a crucial role in detecting and preventing unethical practice within the organization. So this scrutiny and due diligence can help identifying discrepancies, fraud and misrepresentation, thereby ensuring ethical conduct and financial integrity। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि ऑफिसर्स जेएआईबी फाउंडेशन बैच नवंबर 2025 आपके लिए लॉन्च हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप अपने फाउंडेशन कोर्सेज को तैयार करना चाहते हैं, फाउंडेशन आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट के फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं लीस्ट प्राइस में। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए हमारा नया बैच जहां पे हम लोग जेएआईबी के जो चारों सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका आईईआईएफएस हो, चाहे वो आपका क्या हो पीपीबी हो, चाहे वो आपका एएफएम हो, क्या हो एएफएम हो, या फिर आपका क्या हो दोस्तों मॉड्यूल पेपर 4 जिसका नाम है आरबीडब्ल्यूएम हो। ठीक है, तो अगर हम 4 पेपर की बात करेंगे तो ये 4 पेपर ठीक के एमसीक्यूज बैच और केस स्टडी बेस क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। आप इस एमसीक्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जेएआईबी एमसीक्यू बैच। ठीक है दोस्तों, इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है इसके साथ आपको फाउंडेशन कोर्स फ्री मिल रहा है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स फ्री मिल रहा है। तो लीस्ट प्राइस 2499 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नवंबर 2025 को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, यस और नो? तो फटाफट सभी दोस्त इस बैच के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। 7, फंडामेंटल बिलीफ ऑफ द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आर, किसी भी व्यक्ति का, पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का जो फंडामेंटल बिलीफ होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल बिलीफ होते हैं उनकी कोर वैल्यूज होती हैं। क्या होती है? कोर वैल्यूज। देखो 3 ऑप्शन दिए गए, पहला दिया गया बिलीफ, क्या दिया गया? बिलीफ दिया गया है, ठीक। फिर क्या दिया गया? नॉर्म्स, क्या दिया गया? नॉर्म्स, ठीक। तो अब देखो, और फिर दिया गया कोर वैल्यूज, क्या दिया गया? कोर वैल्यूज, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल बिलीफ होता है किसी भी व्यक्ति का या ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे उस फंडामेंटल बिलीफ को हम कहते हैं कोर वैल्यूज। ठीक है दोस्तों, और जब हम बिलीफ की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के जो थॉट होते हैं, है ना, जिसे वो ट्रू मानता है ना, किसी भी पर्सन के या ऑर्गेनाइजेशन के जो थॉट्स हैं, क्या है दोस्तों? थॉट्स हैं जिनको वो क्या मानता है? ट्रू मानता है, ठीक है ना। अगर उसको वो अडॉप्ट करता है तो उसे बिलीफ कहते हैं। जो आपके रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हो, है ना, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो तो वो नॉर्म्स होते हैं।
और किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल बिलीफ है, जो फंडामेंटल जो बिलीफ है, वो उसका क्या होता है, कोर वैल्यू होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोर वैल्यूज। ठीक है, देखिए कोर वैल्यूज इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या लिखा है, कोर वैल्यूज आर द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज मतलब these guiding principles dictate behavior and can help people understand the difference between the right and wrong। तो ये जो कोर वैल्यूज होती हैं, ये प्रिंसिपल जो होते हैं, ये किसी व्यक्ति के बिहेवियर को डिक्टेट करते हैं और उस व्यक्ति को मदद भी करते हैं कि सही और गलत के बीच में क्या कर पाए, वो डिफरेंस पैदा कर पाए। कोर वैल्यूज हेल्प कंपनीज टू डिटरमाइन इफ दे आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। तो कोर वैल्यूज के आधार पर पता चलता है कि कोई भी कंपनी अपने राइट पाथ पे बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 3 स्टेटमेंट दिए गए, सोच समझ के आंसर देंगे, तुरंत एरर पकड़ लेंगे। मोरल नॉर्म्स आर जनरल रूल्स एंड स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब एक्शन बिलीव टू बी मोरली राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सही है, जो मोरल नॉर्म्स होते हैं वो मोरली कोई चीज राइट है या रॉन्ग है, उसके बीच में जो भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे उसका एक विश्वास होता है, मोरल नॉर्म्स, है ना। आपको ये जो सही और गलत, नैतिक तौर पर जो सही या गलत है उसका विश्वास जो पैदा होता है वो पैदा होता है मॉरल नॉर्म्स से। ठीक है, सेकेंड, पर्सनल वैल्यूज आर द सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, एक्चुअली ये रॉन्ग है। क्यों? पर्सनल वैल्यू, चूंकि पर्सनल वैल्यू है वो मेरी वैल्यू, जैसे मैंने आपको वैल्यूज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया है, वैल्यू पढ़ाते समय मैंने बताया जो वैल्यूज होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है टर्मिनल, कौन सी होती है, टर्मिनल वैल्यू, ठीक, और एक होती है इंस्ट्रूमेंटल, मैंने आपको पढ़ाया था इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है, 2 प्रकार की वैल्यू होती है ना। तो जो हमारी टर्मिनल वैल्यू है वो हमारी जिंदगी का क्या गोल है उसको सेट करने में हमें टर्मिनल वैल्यू मदद करती है। जैसे मान लो मिस्टर ए हैं और वो क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और मिस्टर जो बी हैं वो क्या बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक, अब जो हमारा टारगेट होता है या जो गोल होता है उसको सेट करने में मदद कौन करता है, टर्मिनल वैल्यू। बट इस टारगेट को आप कैसे अचीव करेंगे, इस टारगेट को आप कैसे अचीव करेंगे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए, जो टूल आप यूज करेंगे, जो टूल आप यूज करेंगे वो टूल क्या कहलाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। तो द वे यू फाइंड योर टारगेट, वो रास्ता जिस पे चल के आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। तो हर एक व्यक्ति की जो पर्सनल वैल्यूज हैं वो अलग होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर एक व्यक्ति की टर्मिनल वैल्यू अलग है। अब जब टर्मिनल वैल्यू अलग है तो उसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी अलग होगी। तो पर्सनल वैल्यू हर एक व्यक्ति की क्या होती है, अलग। ठीक, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है पर्सनल वैल्यूज प्रोवाइड एन इंटरनल रेफरेंस फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट इज गुड एंड गुड और बैड बेस्ड ऑन वंस आइडियल स्टैंडर्ड, किसी व्यक्ति के अपने आइडियल स्टैंडर्ड पे, ना कि सबके एक जैसे स्टैंडर्ड पे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो अब आपका पहला और तीसरा, ये आपका बी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, यस और नो। तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ लिया। तो यहां पे देखो पूरा जो आपका मुद्दा रहेगा वो समझने का रहेगा। अगर आपने अच्छी तरह से 5 यूनिट को पढ़ा है तो आप बिल्कुल परफेक्टली आंसर दे देंगे। देखो अपना सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पर्सनल वैल्यूज आर यूनिक होती हैं हर एक व्यक्ति की, फॉर ईच इंडिविजुअल एंड कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नॉट अ सेम, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन देयर कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एंड टर्मिनल वैल्यू। और ये किस वजह से डिफरेंट होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति का टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है वो अलग अलग होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से ये क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट गलत है वहां पे जो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग अ डिलेमा वेयर अ डिसीजन नीड टू बी मेड रिगार्डिंग अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन, सो द मार्केटिंग टीम हैज डेवलप अ कैंपेन दैट क्या लिखा, एग्जिरेट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, डन है, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रेजेंटिंग इट इन अ वे दैट कुड बी मिसलीडिंग टू द कंज्यूमर। अब वो जो एड बनाया वो कंज्यूमर को मिसलीड कर रहा। ठीक, अब आपके यहां पे 2 टीम है। सम टीम मेंबर्स आर्ग्यू दैट द जो एग्रीगेशन है इज हार्मलेस एंड विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं
कि ये जो आपने प्रदर्शित किया वो हार्मलेस है, कुछ कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ग्राहक को मतलब अट्रैक्ट करेगा। सो वाइल अदर आर कंसर्न अबाउट द, जो मेन कंसर्न है वो एथिकल इम्प्लीकेशंस के ऊपर है, जो कि मिसलीड कर रहा कंज्यूमर्स को। सो विच एथिकल प्रिंसिपल अलाइन विद द कंसर्न ऑफ टीम मेंबर्स हु प्रायोरिटाइज ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन एडवर्टाइजिंग। तो कौन सा कंसर्न है? तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी प्रभावित हो रहा। क्या हो रहा? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी प्रभावित हो रहा, जिसकी वजह से ये एरर है। हमें सत्यता के ऊपर चलना चाहिए। किसके ऊपर चलना चाहिए? एथिक के आधार पे हमें सत्यता के ऊपर चलना चाहिए। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो कंसर्न टीम मेंबर्स हु प्रायोरिटाइज ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन द एडवर्टाइजिंग अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। सो इंटीग्रिटी इन्वॉल्व बीइंग ऑनेस्ट, transparent in one's action and decision, even in the realm of marketing and advertising. So benefits and misleading consumer with a violation of this principle. ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी आज की क्लास थी। ठीक, तो आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। तो JAIB महापैक के साथ आप जुड़ के अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मल्टीपल बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लास, मॉक एंड क्विजेस, क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट, सब कुछ अवेलेबल है। 1 ईयर महापैक 3999 और 2 ईयर महापैक 5999 में आप अवेल कर सकते हैं। 6 मंथ महापैक आप 2799 रुपए में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपके लिए हमारा ऑफिसर्स JAIB फाउंडेशन बैच नया लॉन्च हो गया है, और JAIB MCQ बैच भी आपके लिए लॉन्च हो गया है। इन बैचेस का फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने लेट रजिस्ट्रेशन किया है। फाउंडेशन 2.0 बैच भी अवेलेबल है, जो कि 1999 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपका कोई 1 या 2 पेपर रह गए तो आप इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच के साथ भी जा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब ये बैच आपको मिल रहा है 799 ओनली। बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स, जहां पर JAIB की चारों किताबें आपको मिल सकती हैं। इन किताबों का फायदा एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन है। और दोस्तों आप सभी के लिए 1224 रुपए लीस्ट प्राइस में ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई हो। थैंक यू ऑल।